बहुत लंबे समय तक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हमेशा यह कहा जाता था कि एक सही आदमी गलत पार्टी में है। यह बात जब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को कही जाती तो उन्हें चुभती थी। पार्लियामेंट में अपने एक भाषण में इस बात का जिक्र भी किया था। इसे लेकर उनको जो दुख होता था उस पर भी अपनी राय जाहिर की थी। एक समय गलत कहे जाने वाले पार्टी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आज इस पार्टी के 18 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबर हैं। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे मैं किस पॉलिटिकल पार्टी का बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सोचा है। आज मैं बात करने वाला हूँ भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में। एक ऐसी पार्टी जो महज 4 दशक पहले ही बनी थी और वो आज दुनिया के शिखर पर कैसे पहुँच गई और आज के समय में पूरे भारत में राज कर रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इतिहास भारतीय जनता पार्टी का। जय हिंद दोस्तों, मैं शरद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB और आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, जिन्होंने पाकिस्तान में रहे हिंदुओं की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। नेहरू के सरकार में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, लाइसेंस परमिट, कोटा राज, राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि विषय पर उद्विग्न होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रालय मंडल से इस्तीफा दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू कैबिनेट में फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई में मंत्री थे और ये वही शख्स है जिन्होंने 21 अक्टूबर 1951 में RSS के सहायता से भारतीय जनसंघ की नींव रखी और इसके बाद वो भारतीय जनसंघ के जन्मदाता और पहले प्रेसिडेंट बने। दोस्तों, उस समय इस पार्टी का मकसद था स्वतंत्र भारत में हिंदुओं की कल्चरल आइडेंटिटी की रक्षा करना और इसके साथ साथ कांग्रेस और मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू की प्राइवेट मुस्लिम पॉलिसी का विरोध करना। और जनसंघ की मांग थी कि जम्मू और कश्मीर को पुनः रूप से विलय किया जाए। नई राजनीतिक दल की स्थापना होने के बाद मार्च 1953 को जनसंघ ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय पर दिल्ली में सत्याग्रह शुरू किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद बनर्जी ने बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करने का फैसला लिया और गर्जना करते हुए लोगों को कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेगा। और 11 मई 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद बनर्जी ने जनता के सहयोग से कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश किया, जिससे नेहरू के अधिनायकवाद के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां 23 जून 1953 को उनकी रहस्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद बनर्जी की मृत्यु के बाद नई पार्टी को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी RSS का एक जाना माना चेहरा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मिला, जिसने जनसंघ को एक नया दिशा दी। भारतीय चीन युद्ध में भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से देश को आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन देश के कई हिस्से अभी भी विदेशी ताकतों के कब्जे में थी। उन सभी हिस्सों को मुक्त करने के लिए भारतीय जनसंघ पार्टी ने गोवा मुक्त आंदोलन शुरू किया। पौंडीचेरी और दादर हवेली को मुक्त करने के लिए दादर हवेली स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया। कच्छ समझौते का भी विरोध किया। गो हत्या के विरोध अभियान शुरू किया। यहाँ तक कि 1965 में पाकिस्तान ने जब धोखे से भारत पर हमला किया और कच्छ के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, तब भारतीय जनसंघ ने विरोध किया। यहाँ तक कि देश भर में 5 लाख लोग इकट्ठा होकर दिल्ली में आकर फौज न हारी, कौम न हारी, हार गई सरकार हमारी का नारा दिया। इसके बाद 1967 के जनरल इलेक्शन में भारतीय जनसंघ ने 35 सीट्स जीती, जिससे लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे यंग लीडर्स भी जनसंघ में अपनी जगह बना चुकी थी और 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद जनसंघ की कमान अटल जी ने संभाली और इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन, गौ हत्या पर प्रतिबंध और जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस को खत्म करने का ही पार्टी का मेजर एजेंडा था। भारतीय जनसंघ अभी अपना पकड़ मजबूत कर ही रहा था कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी लगा दी, जिसके विरोध में जनसंघ ने अन्य विरोधी पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन का मोर्चा खोल दिया। इस दौरान कई बड़े राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया और हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया।
इसके बाद 1977 में फ्रेश जनरल इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराए गए, जिसके बाद जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नए नेशन पार्टी जनता का गठन हुआ और इसके नेतृत्व में देश को एक नई सरकार मिली। हालांकि यह सरकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। आपसी लड़ाई और कांग्रेस के षड्यंत्र से सरकार बहुत कम समय में ही गिर गई। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से संबंध रखने पर जनता पार्टी पर आपत्ति जताई और उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगाया, जिसके कारण 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। इस तरह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना हुई, जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति का केंद्र बनने वाला था। 1990 का दशक आते आते देश का बच्चा बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जानने लगे थे। इस बीच सितंबर 1990 में आडवाणी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने के सपोर्ट में सोमनाथ से अयोध्या तक का रथ यात्रा निकालने का फैसला किया। आडवाणी जी का कहना था कि इस रथ यात्रा का मकसद पूरे भारत में इस मंदिर के लिए सपोर्ट जुटाना है और हिंदुओं को जागरूक करना था। इस बीच आडवाणी जी अपने जनता से सहयोग की अपील भी करते रहे। इस यात्रा के कारण बिहार के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाले जाने की ऑर्डर रिलीज कर दी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हजारों कार सेवकों को डिटेन करने के ऑर्डर दे दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। इसे देखते हुए अयोध्या में पारामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ी। इसी बीच फोर्सेस और कार सेवकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें बहुत सारे कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिस कारण उत्तर प्रदेश में बहुत सारे छोटे बड़े दंगे शुरू हो गए। दोस्तों, राम जन्मभूमि के अलावा भी एक और रथ यात्रा भाजपा के द्वारा निकाली गई थी और वो था एकता यात्रा। इस तरीके से इस यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल को बदल कर रख दिया। 1991 का वह दौर आया जब आतंकवाद अपने चरम सीमा पर था। जम्मू कश्मीर काफ़ी हद तक आतंकवाद के प्रभाव में था। तब भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का निर्णय किया। फिर दिसंबर 1991 को भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई और श्रीनगर के लाल चौक पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया गया। इस तरीके से भाजपा के इस नई रणनीति ने भारत की एकता और अखंडता का संदेश दिया, जिसके बाद 1996, 1998 और 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देश का काफी सफल तरीके से नेतृत्व किया। भाजपा की इन दोनों यात्रा में एक समानता थी, वो ये थी कि दो यात्रा के आयोजन में प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक अहम किरदार निभाया। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि भारत का नेतृत्व करने वाला इन्हीं आंदोलन में तैयार हो रहा था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक नया नेतृत्व तैयार हो चुका था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का। दोस्तों, यूपीए यानी कांग्रेस एलायंस पर कई करप्शन के आरोप लग रहे थे और महंगाई भी आसमान छू रहे थे। ऐसे में जनता परिवर्तन चाहती थी और वो उन्हें गुजरात के प्रेजेंट सीएम और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी में देखने को मिला। ये मोदी जी की फैन फॉलोइंग ही है कि बीजेपी को 2014 और 2019 में ऐतिहासिक जीत दिलाई और ये जीत का ही नतीजा था कि पहले जहां बीजेपी को सरकार बनाने में एनडीए का सहारा लेना पड़ रहा था, वहीं अब बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम थी। सरकार बनने के बाद बीजेपी ने अनेक योजनाओं से देश का आर्थिक व सामाजिक विकास किया। बीजेपी ने महिलाओं की अथाह से लेकर किसानों की स्थितियों को भी काफ़ी बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाई। स्किल इंडिया योजना लाकर रोजगार के अवसर खड़े किए। मेक इन इंडिया योजना से देश को खुद पर निर्भर होना सिखाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं से देश में बेटियों के लिए एक नए भविष्य की ज्योति को जलाया। सबका साथ सबका विकास के साथ बीजेपी भारत को तरक्की की राह पर ले जा रही है। दोस्तों, ये रही भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।